नमस्कार छात्रों, सेठ रंगलाल कोठारी, राजकीय महाविद्यालय राजसमंद, विषय इतिहास, BA तृतीय वर्ष। आज अपन अध्याय 4 राजस्थान में मुख्य शक्तियों का अभ्युदय यानी कि उनका राजस्थान की जो मुख्य शक्तियाँ जैसे राठौड़ है, गुइल है, कछवा है, इन शक्तियों का उदय किस तरह हुआ है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें अपन सबसे पहले मेवाड़ की शक्ति का अभ्युदय यानी मेवाड़ में गुइल वंश का किस तरह उदय हुआ, उन्होंने किस तरह शासन व्यवस्था स्थापित की, उनके प्रारंभिक शासक कौन रहे, उसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। गुप्त शासकों की शक्ति क्षीण होने के बाद कुछ समय के लिए राजस्थान पर हूणों का दबदबा बना रहा, यानी कि हूण आक्रमणकारी थे। तोरमण हूण, इन हूण आक्रमणकारियों ने राजस्थान में गुप्त शासकों की शक्ति जब भारत में नगण्य हो गई थी तब इन्होंने राजस्थान पर अपना अधिकार कर लिया। उसके बाद राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में राजपूतों को विभिन्न राजवंशों ने अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए। जैसे जोधपुर मारवाड़ के अंदर राठौड़ वंश, मेवाड़ में गुइल वंश, है ना, हाड़ा इसमें कोटा बूंदी हाड़ौती के अंदर हाड़ा वंश, अजमेर के आसपास चौहान जो काफ़ी पुराने समय से चौहान वंश अपन देखते हैं, मोहम्मद गोरी तक ये चौहान वंश चलता है। आता है तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। इस तरह विभिन्न राजवंशों ने अपने राज्य स्थापित कर लिए। इन राजपूत राजवंशों में मेवाड़ के गुइल राजवंश का महत्वपूर्ण स्थान है। गुइल वंश की उत्पत्ति के और उसके आदि निवास स्थान यानी कि मूल निवास स्थान के बारे में विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। फिर भी अपन देखते हैं कि अबुल फजल ने गुइलों को ईरान के बादशाह नौशेरवाह आदिल के वंशज बताया है। क्योंकि ये मुस्लिम शासकों के अधीनस्थ था तो इन्होंने मतलब गुइलों को ईरान के बादशाह का वंशज बताया था। कुछ जैन ग्रंथों में गुइलों को वल्लभी के राजा शीलादित्य का वंशज बताया है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार वल्लभी राज्य पर शीलादित्य शासन करता था। 524 ईस्वी में विदेशियों ने उसके राज्य पर आक्रमण किया। ये जो चीज़ लिखी थी कर्नल जेम्स टोड ने, उसने अपनी एक पुस्तक लिखी थी राजस्थान के ऊपर, राजस्थान, उसके अंदर एक पुस्तक लिखी थी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। इसमें उन्होंने बताया कि 524 ईस्वी में विदेशियों ने उसके राज्य पर आक्रमण किया। भीषण संघर्ष में शीलादित्य अपने परिवार सहित मारा गया। केवल उसकी एक पत्नी पुष्पावती जो थी, जो उस समय में गर्भवती थी, वो उस समय तीर्थ यात्रा पर गई हुई थी, वो ही बच पाई थी। रानी पुष्पावती ने एक पुत्र गुहदत्त को जन्म दिया जो आगे चलकर मेवाड़ का स्वामी बना। इस प्रकार गुइलों की उत्पत्ति के विषय में अपने को जानकारी प्राप्त होती है। मेवाड़ में शक्तिशाली बनने के बाद गुइल वंश के अन्य शासी और महत्वाकांक्षी व्यक्तियों ने राजस्थान के बहुत बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया। शिलालेखों एवं ताम्रपत्रों में गुइलों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया गया है। क्योंकि इन सब से मेवाड़ का गुइल वंश सबसे अधिक शक्तिशाली एवं प्रतिष्ठावान था, अतः मेवाड़ के गुइल अधिक प्रसिद्ध थे। अब गुइल और उसके उत्तराधिकारी कौन कौन थे? गुइल ने मेवाड़ के किन क्षेत्रों पर शासन किया अथवा राजस्थान में उसका राज्य कितना विस्तृत था, इस संबंध में हमें पर्याप्त जानकारी नहीं मिलती है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने लिखा है कि आगरा के पास एक चांदी का सिक्का और 9 तांबे के सिक्के मिले हैं, जिनके आधार पर प्रमाणित होता है कि गुइल एक स्वतंत्र एवं विस्तृत राज्य का स्वामी था। गुइल के उत्तराधिकारियों के बारे में हमारे पास प्रामाणिक जानकारी तो नहीं है, फिर भी अपन देखते हैं कि गुइल के बाद सील, अपराजित, भृतृभट्ट, अलठ, नरवाहन, शक्ति कुमार, विजयसिंह, नागादित्य आदि 8 पीढ़ियों का वर्णन अपने को मिलता है। आगे चलकर नागादित्य का पुत्र बप्पा ये बड़ा पराक्रमी मेवाड़ का शासक हुआ था। अब बप्पा की ऐतिहासिकता क्या थी उसके बारे में देखते हैं। मेवाड़ के इतिहास में बप्पा का महत्वपूर्ण स्थान है, फिर भी प्रामाणिक साक्ष्यों के अभाव में उसके जीवन की मुख्य घटनाओं तथा उसका तिथि क्रम निर्धारित करना बहुत ही कठिन कार्य है। ख्यात लेखकों ने इस चमत्कारी व्यक्ति के बारे में अनेक प्रकार की कपोल कल्पित घटनाएं भी लिखी है। इसमें अपन एक अद्भुत बात जो अपन ये सुनने में आती है कि बप्पा जिन गायों को चराता था उनमें एक बहुत अधिक दूध देने वाली एक गाय थी
परंतु संध्या के समय जब वह गाय वापस आती थी तो उसके थनों में दूध नहीं था। रहस्य जानने के लिए बप्पा गाय के पीछे पीछे जाता है और गाय निर्जन कंदराओं में जाना, शिवलिंग तथा उसके सामने तपस्या करने वाले हारित ऋषि को दूध की धारा प्रदान करना, बप्पा द्वारा भक्ति भाव से हारित की सेवा करना, हारित ऋषि के मुँह से बप्पा के लिए भगवान महादेव से प्रार्थना कर मेवाड़ राज्य मांगना। इस तरह बप्पा को एक तरह विस्तृत साम्राज्य हारित ऋषि के आशीर्वाद से मिलना बताया गया है। ये जो किंवदंतियाँ हैं जिन्हें अपने को सुनने को मिलती है। मोहन और नैणसी ने भी इसी प्रकार का वृत्तांत लिखा है। नैणसी ने ये लिखा है कि हारित ऋषि ने बप्पा को किसी स्थान से 15 करोड़ मूल्य की स्वर्ण मुद्राएं निकालने का आदेश दिया और ये भी कहा कि इस धन से सेना का संगठन कर मौर्यों से चित्तौड़ का राज्य ले ले, जो उसमें चित्तौड़ पर मौर्य वंश का शासन था। इस प्रकार अपन देखते हैं बप्पा नाम अथवा विरोधी। क्या बप्पा राजा का नाम था अथवा बप्पा किसी राजा की उपाधि या विरुद्ध था? इस संबंध में इतिहासकारों में मतभेद है। कविराज श्यामल दास के अनुसार बप्पा किसी राजा का नाम नहीं किंतु उपाधि है। यदि उनके मत को स्वीकार कर भी लिया जाए तो यह प्रश्न उठता है कि यह उपाधि किस राजा की थी। ओझा के अनुसार यह उपाधि कालभोज नामक राजा की थी। सभी विद्वानों ने अपने अपने मत के पक्ष में वजनदार तर्क भी प्रस्तुत किए हैं। यानी कि कालभोज और बप्पा ये एक ही नाम है या अलग अलग हैं, इसके बारे में भी मतभेद है। अब अपन देखते हैं कि बप्पा की चित्तौड़ विजय, यानी कि बप्पा ने चित्तौड़ को किस तरह विजय किया। 8वीं सदी में बप्पा राउल ने मेवाड़ क्षेत्र में एक स्वतंत्र राजवंश की नींव रखी जो गुहिल के नाम से विख्यात हुआ। बप्पा ने मौर्यवंशी राजा मान मौर्य को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार किया था। शिलालेखों से पता चलता है कि मौर्य वंश शासक 9वीं सदी में चित्तौड़ पर शासन कर रहे थे। अबुल फजल ने भी बप्पा द्वारा चित्तौड़ लेने का उल्लेख नहीं किया है। वस्तुतः चित्तौड़ विजय के साथ बप्पा के नाम का उल्लेख बाद के काल की राज प्रशस्ति अथवा ख्यातों में ही देखने में आता है। चित्तौड़ विजय कार्य बप्पा के बाद किसी गोइल वंशी राजा ने किया होगा। मेवाड़ के गोइल शासक तो अपनी स्वतंत्र सत्ता को भी कायम नहीं रख पाए थे। इस तरह अपन ये देखते हैं कि चित्तौड़ पर अधिकार बप्पा राउल के द्वारा किया गया या उसके किसी वंशज के द्वारा किया गया है। ये भी एक विवादास्पद ही विषय है। बप्पा के बाद उसके उत्तराधिकारियों के बारे में कर्नल जेम्स टोड ने वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है कि बप्पा के उत्तराधिकारियों में भोज, महेंद्र, नाग, शिलादित्य, कुमारदित्य, लगभग ऐसे 10 शासक ऐसे हुए हैं जिनके बारे में विशेष जानकारी मिलती है। भोज के समय में शांति बनी रही, परंतु मेवाड़ के भीलों ने महेंद्र से उसकी भूमि छीन ली और उसकी हत्या कर दी। नाग केवल नागदा के आसपास क्षेत्र पर ही अपना अधिकार कायम रख सका। शिलादित्य पराक्रमी शासक हुआ। उसने भीलों को परास्त कर उनकी भूमि को अपने अधिकार में कर लिया। यानी कि बप्पा राउल की जो महत्वपूर्ण जो स्थान अपन देखने को मिलते हैं वह नागदा क्षेत्र में मिलता है और इस नागदा के आसपास ही बप्पा राउल ने अपना राज्य स्थापित किया था और मेवाड़ पर शासन प्रारंभ किया था। और वर्तमान में अपन देखते हैं कि नागदा के अंदर बप्पा राउल का स्मारक भी बना हुआ है। अब अपन आगे बप्पा राउल के उत्तराधिकारियों में जैत्र सिंह का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद छात्रों।